नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, तभी से ये सवाल किया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास टैलेंट की कमी है, टैलेंट का टोटा है। क्योंकि जिस तरह के लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जिस तरह की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन अनुभवहीन लोगों को दी गई, उससे ये धारणा बनी कि मोदी सरकार के पास अच्छे लोग नहीं हैं, अनुभवी लोग नहीं हैं, दूरदर्शी लोग नहीं हैं और वो किस तरह से सरकार चलाएंगे। और अगर सरकार चलाएंगे, बहुमत मिल गया है, तो वो सरकार कैसे चलेगी, कैसे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, मसलों पर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहली सरकार में भी दिख रहा था। दूसरी बार सरकार बनी, उसका टोटा उस समय भी समझ में आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसी अनुभवहीन नेता को वित्त मंत्रालय दिया गया था। आपको याद होगा कि अमित शाह भी कोई अनुभवी गृह मंत्री नहीं थे। विदेश मंत्री जयशंकर को जो उसका जिम्मेदारी दी गई है, वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन राजनीति का तजुर्बा उनका ज़ीरो था। स्मृति ईरानी, इस तरह के दर्जनों नाम आप सुन सकते हैं, उस मंत्रिमंडल में देख सकते हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। और उसकी वजह से ये साफ है कि पूरी सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये जो मैं इतनी लंबी भूमिका बांध रहा हूँ टैलेंट के टोटा की, वो इसलिए कि अब मोदी सरकार कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के समय एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना था, उसमें काबिल लोगों की तलाश थी, जिसमें शशि थरूर जो पहले से ही मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए थे, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ें कर रहे थे, इस वजह से वो उनकी पहली चॉइस भी बन गए। लेकिन वो काबिल आदमी भी हैं, उनका संयुक्त राष्ट्र का लंबा अनुभव है, डिप्लोमेसी का उनका अनुभव है, विभिन्न देशों में काम किया है उन्होंने, उसका अनुभव है। और कांग्रेस पार्टी में भी केंद्र में मंत्री रहते हुए उनके पास सरकार के साथ काम करने का और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काम करने का एक बड़ा अनुभव था। तो उस अनुभव का भी लाभ वो उठा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पहलगाम की घटना के बाद जो युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसमें सरकार अपनी स्थिति को दुनिया भर के सामने रखना चाहती थी। वो सही था, गलत था, किस तरह से उसका मैसेज गया होगा, उसका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये है कि शशि थरूर का सरकार ने इस्तेमाल किया। उसके राजनीतिक एजेंडा भी था, कांग्रेस को नीचा दिखाना, कांग्रेस से किसी एक अच्छे व्यक्ति को अपने साथ तोड़ लेना, ये तमाम चीज़ें उस पूरे खेल में शामिल थीं। और इसकी कहना चाहिए कि तलखी कांग्रेस में भी दिख रही है। और कांग्रेस के नेता भी जब तक शशि थरूर पर टिप्पणी करते रहते हैं, अभी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन पर टिप्पणी की कि शशि थरूर के लिए इंडिया फर्स्ट नहीं है, मोदी फर्स्ट हैं। वो मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं, मोदी को खुश कर रहे हैं, मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने कहा कि मैं तो राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। तो खैर, ये विवाद, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक काम के लिए उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि शशि थरूर को अब अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर बार बार भेजा जा रहा है। उन्हें अब 3 देशों की यात्रा पर भेज दिया गया है और सबसे पहले पड़ाव में वो रूस गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण देश है अगर आप विश्व राजनीति के हिसाब से देखें और भारत के लिहाज से भी देखें। भारत का जो पुराना संबंध रूस से रहा है और इस बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, उसके संदर्भ में भी देखें तो रूस बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है। तो रूस जैसी जगह पर मोदी सरकार ने न जयशंकर को भेजा, न अजीत डोभाल को भेजा
और ना ही कोई और उनके पास विकल्प था जिसको भेजते इस समय इस बहुत ही नाजुक दौर में अपने संबंधों को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए और जो इश्यूज आ गए हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो शशि थरूर को भेजा गया। शशि थरूर का भेजा जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है मोदी सरकार की कमज़ोरी का। एक तो ये कि वो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, आपने उनका विश्वास अर्जित कर लिया है, वो आपके भरोसे के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो विपक्ष के नेता, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है अभी। अब उन पर निर्भर करना और अपने विदेश मंत्री जयशंकर को साइडलाइन करना या अजीत डोभाल जो ऐसे मिशन पर इस्तेमाल होते रहे हैं उनका उपयोग न करना, ये क्या जताता है? ये बताता है, ये कई चीज़ें बताता है। पहली बात तो ये बताता है कि जयशंकर और अजीत डोभाल जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय या यूं कहें कि विदेश नीति के मामले में वो परिणाम नहीं दे पा रहे थे जिसकी ज़रूरत भारत को थी, बल्कि उसके उलट चीज़ें हो रही थी। भारत के संबंध अपने पड़ोसियों से भी खराब हो गए और विश्व स्तर पर भी भारत की छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई है, उस पर कहना चाहिए धूल चढ़ी है। तो ये एक चुनौती थी कि अब कैसे इस यहाँ से कोई ब्रेक ढूंढा जाए। ये जो एक टिपिकल किस्म की विदेश नीति चला रहे थे या उसको बदलकर जो अपने अंदाज में मोदी सरकार ने विदेश नीति गढ़ी थी, उसके बहुत ही बुरे परिणाम सामने आ गए थे। अब उन बुरे परिणामों को कम करने में वही लोग कैसे योगदान दे सकते हैं जो जयशंकर अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हों, यूरोप को खरी खोटी सुनाते हों, उनसे अपने भारत के संबंधों को बिगाड़ने में भूमिका अदा करते हों। अब वो कैसे इन देशों के साथ संबंधों को सुधारने में कुछ योगदान कर सकते हैं, बशर्ते कोई मेजर चेंज जयशंकर के काम करने और उनके स्वभाव में ना आ गया हो, या मोदी सरकार ने उनको जो भूमिका जिस तरह की दे रखी हो उसमें कोई बड़ा बदलाव करें, या विदेश नीति को ही एक फिर नए ढंग से गढ़ा जाए और उसमें उनको नई भूमिका के साथ उनका इस्तेमाल हो। ये संभावना नहीं थी और शायद इसकी गुंजाइश अभी भी मोदी सरकार नहीं देख रही है, या मोदी सरकार को अभी भी ये अकल नहीं आई है, समझ नहीं आई है कि अब पूरी तरह से विदेश नीति को बदलने का वक्त आ गया है। और इसीलिए उन्होंने विदेश नीति को बदलने की कोई प्रक्रिया शुरू करने के बजाय शशि थरूर का इस्तेमाल शुरू किया है। शशि थरूर को वो भेज रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। शशि थरूर रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मिले, दूसरे अधिकारियों से भी मिले, वो ग्रीस जाएंगे और एक और देश जाएंगे, वहाँ भी ये काम करेंगे। हालांकि जो बाकी के 2 देश हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन रूस एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का और भारत के विदेश नीति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो कुछ कर पाएंगे वहाँ जाकर एक गैर सरकारी व्यक्ति के तौर पर। ध्यान रखिए, शशि थरूर इस सरकार में कुछ है नहीं, उनकी हैसियत वो है नहीं। वो एक दूत के तौर पे तो जा सकते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक रूप से कोई कमिटमेंट वहाँ दे सकते हैं नहीं दे सकते। उनको इतने अधिकार इख्तियारात दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, और जो व्यक्ति इस तरह की अधिकार विहीन भूमिका में जा रहा है उससे उन देशों के वो नेता मिल तो लेंगे, क्योंकि उन्हें शशि थरूर के साथ उनकी पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, पहले भी बातचीत होती रही है, लेकिन वो उनको कितना वज़न देंगे, उनकी बातों पर कितना भरोसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ये शशि थरूर का जो आइडिया है वो कहीं फिर से फेल ना कर जाए, शशि थरूर कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि कुछ कर पाने के लिए उन्हें एक हैसियत उनकी होनी चाहिए। बेहतर तो ये होता कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ते और बीजेपी में शामिल हो जाते और विदेश मंत्री बन जाते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कहते कि आप कांग्रेस छोड़कर आइए और विदेश मंत्री बनिए।
ये अगर हो जाता तो विदेश मंत्री के रूप में शशि थरूर अगर विभिन्न देशों में जाते तो एक उसका बड़ा महत्व होता, बड़ा संदेश जाता। संदेश इसलिए भी जाता कि पुराने विदेश मंत्री को हटाकर एक नया विदेश मंत्री आया है और ये विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहा है। इसका सोच ज़्यादा खुला हुआ है क्योंकि ये कांग्रेस की बैकग्राउंड से आया है। ये एक तरह से जो पुरानी विदेश नीति है उससे कनेक्ट करने का मामला भी बन जाता है शशि थरूर के ज़रिए। तो शशि थरूर को अगर इस्तेमाल ही करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ये सबसे सर्वोत्तम उपाय होता कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते। अब पता नहीं, शशि थरूर बार बार तो ये कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस में ही हूँ, मैं कांग्रेस छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन काम वो बीजेपी का कर रहे हैं, काम वो मोदी का कर रहे हैं, मोदी सरकार का कर रहे हैं। वो अपने नेताओं की तो कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, अपनी पार्टी की तारीफ़ नहीं करते हैं, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं इस सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो जब इतना सगापन मोदी के साथ उनको लग रहा है, इतनी करीबी दिख रही है, उन्हें मोदी इतने महत्वपूर्ण बड़े नेता दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं वो कांग्रेस पार्टी का मोह छोड़ देते हैं। या नरेंद्र मोदी ने हो सकता है उनको अभी न छोड़ने के लिए कहा हो कि जितना डैमेज आप कर सकते हो कांग्रेस पार्टी को करो, वहाँ रहते हुए उसकी छवि खराब करो। इस एजेंडे के साथ उनका इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं, और कर रहे होंगे क्योंकि इस तरह से वो सोचते हैं, इस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान देश को हो रहा है, इससे नुकसान खुद मोदी सरकार को हो रहा है, क्योंकि शशि थरूर की जो क्षमताएं हैं, अगर उनका भरपूर इस्तेमाल करना है राष्ट्र हित में, मैं कहता हूँ चलिए राष्ट्र हित में करना है। हालांकि वो राष्ट्र हित मतलब मोदी हित ही होता है और बीजेपी हित होता है और संघ परिवार हित होता है, क्योंकि विदेश नीति को उस तरह से गढ़ दिया गया है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर वो राष्ट्र हित में शशि थरूर को चाहते हैं तो उनको पूरी तरह से ले लें, पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करें, उनको मंत्री पद दें, उनको तमाम अधिकार दें और फिर उनका भरपूर इस्तेमाल करें। और हो सकता है कि शशि थरूर अच्छा रिजल्ट दे पाने में कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि आखिरकार वो इतने लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम करते रहे हैं, उनके पास अनुभव है, संबंध है, संपर्क है, अच्छी भाषा है, लैंग्वेज पर कमांड है उनका, वो वाक्पटु हैं, ये तमाम चीज़ें उनमें हैं, उनमें बहुत सारे गुण हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन इस तरह से करें आधे अधूरे ढंग से, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। इससे हो ये रहा है कि उनके विदेश मंत्री की छवि भी खराब हो रही है, विदेश मंत्रालय में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा होंगे, क्योंकि शशि थरूर दूसरे ढंग से काम करने के आदी हैं, वो दूसरी बातें करके आ जाएंगे और यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप विदेश मंत्रालय और शशि थरूर के बीच में रहेगा और उधर प्रधानमंत्री मोदी के बीच में भी एक नया गैप पैदा हो सकता है। या फिर ये होना चाहिए कि शशि थरूर और जयशंकर की जोड़ी बन जाए, दोनों मिलकर काम करें। ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जयशंकर अलग काम कर रहे हैं, शशि थरूर अलग काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल को अलग एजेंडा दिया गया है और तीनों तीन दिशाओं में काम कर रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। कम से कम दो दिशाओं में तो निश्चित रूप से काम हो रहा होगा। एक शशि थरूर की दिशा होगी और एक जयशंकर और अजीत डोभाल की दिशा होगी। इसका नतीजा क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये एक और डिज़ास्टर को जन्म दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या विभिन्न देशों के साथ संबंधों में एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है और सबसे बड़ी बात, ये शशि थरूर के फेलियर की वजह बन सकता है। शशि थरूर 2, 4, 6 महीने इसी तरह से भागदौड़ करते रहेंगे और अगर विदेश मंत्रालय उनका साथ नहीं देता है, जो कि अक्सर होता है कि मंत्रालय, आप मंत्री तो हैं नहीं, आपके आदेश तो माने जाएंगे नहीं और न ही आपको विदेश मंत्रालय से उस तरह का सहयोग मिलेगा, तो फिर क्या होगा? दोनों के बीच में एक तनाव पैदा होगा, एक टकराव पैदा होगा और वो पूरे विदेश नीति को और विदेश नीति को चलाने वालों के बीच में एक बदमज़गी पैदा करके
पूरे मामले को चौपट कर सकता है। तो बहुत संभव है कि शशि थरूर 4-6 महीने में एक फेल्ड अटेम्प्ट समझे जाएं मोदी सरकार के। बेशक वो घूमेंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि अभी तो 10 साल से 11 साल से वो विपक्ष में हैं और शशि थरूर जैसे लोगों को सत्ता के बिना चैन आता नहीं है। वो सत्ता की तलाश में थे, सत्ता चाह रहे हैं और अब जब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है तो वो बहुत खुश होंगे। तो वो खुशी खुशी ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी उनको दौड़ाएंगे। लेकिन होगा क्या? क्योंकि मोदी इस सरकार को टैलेंट का सम्मान करना नहीं आता है। बड़े बड़े सलाहकार आए और इस सरकार को अंगूठा दिखाकर चले गए, या नाराज होकर चले गए, या दुखी होकर चले गए। तो शशि थरूर का भी यही अंत हो सकता है। तो इंतज़ार कीजिए 4-6 महीनों का। या तो शशि थरूर भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उन्हें कोई पद दे दिया जाएगा, या फिर 4-6 महीने में वो फेल हो जाएंगे और मोदी का भी उनसे मोह भंग हो जाएगा और अंततः ये होगा शशि थरूर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना यहाँ उनको कोई विश्वास में रखे उन पर विश्वास करेगा, ना वहाँ कोई विश्वास करेगा। तो शशि थरूर की स्थिति वही होने वाली है कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बन के लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।